नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजे कल आने हैं। टाइम्स नाउ नवभारत आपको सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे दिखाने वाला है। नतीजों का गहरा विश्लेषण भी होगा। सुबह 6 बजे से चुनावी नतीजों पर हमारी विशेष कवरेज शुरू होने वाली है। लेकिन नतीजों के पहले उत्तर प्रदेश में जो तकरार ईवीएम को लेकर शुरू हुई है, उसे लेकर मैं आज पब्लिक के सवाल उठाऊंगी। पब्लिक का सीधा सवाल आज ये है कि ईवीएम में धांधली की कोशिश के अखिलेश यादव के आरोपों में क्या दम है या फिर ये नतीजों से पहले एक बहाना है। लेकिन आज का शो शुरू करें उससे पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर, वोटों की काउंटिंग से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ईवीएम पर ठन गई है। ईवीएम से गड़बड़ी के आरोपों पर हंगामा करने वाली समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग की वेबकास्टिंग का सीईसी से एक चिट्ठी लिखकर मांग दिखाई है और चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी ने भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग भी कर डाली है। आज की दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के दबाव में एमसीडी चुनाव टाल दिए हैं। आज आयोग को तारीखों को घोषित करना थी, लेकिन केंद्र के उठाए मुद्दों की वजह से चुनाव घोषणा आज नहीं हो पाई। आयोग ने कहा कि केंद्र के उठाए मुद्दों की कानूनी पड़ताल होनी बाकी है, लेकिन केजरीवाल ने पूछा है कि क्या इलेक्शन कमीशन केंद्र के निर्देश पे चल रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 125 घंटों का स्टिंग ऑपरेशन जारी कर हंगामा मचा दिया है। स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर फडणवीस का दावा है कि उद्धव सरकार बीजेपी के नेताओं को फंसाने की साजिश रच रही है। स्टिंग ऑपरेशन के आरोपों को शिवसेना ने नकार दिया है। उधर आज ही नवाब मलिक हटाओ रैली में फडणवीस उद्धव सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था थोड़ी देर। कल ट्रेनिंग थी और इस कारण उसको ईवीएम निकाल के यूपी कॉलेज ट्रेनिंग के लिए निकाला। और जवाब ये डीएम का कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं जानकारी दी। ईवीएम की विलाप मंडली है, उसका हार से पहले का हारदार है। तो वहाँ के डीएम और कमिश्नर ने जो रोल अदा किया, उनके रोल पे शक डाउट हुआ। पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरह की बात कर रहा है तो लोकतंत्र में वो कौन सा आईना दिखाना चाहता है। अब सवाल पब्लिक का, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता के हाथ में होता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में हार जीत का ईवीएम फैक्टर बताने की नाकाम कोशिशें कई हुई। अब की बार उत्तर प्रदेश के नतीजों से पहले ये दांव अखिलेश यादव ने खेल दिया है। उन्होंने कल वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर वाराणसी में हंगामा हुआ। आज यूपी के कई जिलों में स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रहे और हंगामा करते रहे। आज फिर अखिलेश ने ट्वीट किया और कहा कि मतगणना केंद्रों को लोकतंत्र का तीर्थ समझकर वहां जाएं और डटे रहें और सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव परिणाम में हेराफेरी की हर साजिश को असंभव बना दें। सपा गठबंधन की जीत हो रही है, तभी तो भाजपाई धांधली की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझसे खास इंटरव्यू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने साफ कर दिया कि वाराणसी के जिस ईवीएम के पकड़े जाने का दावा हुआ, वो चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम थी ही नहीं, बल्कि वो ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी। आपको मैं इंटरव्यू का हिस्सा इसी शो के दौरान सुनाऊंगी, लेकिन पहले पब्लिक के सवाल लूं। डिबेट ओपन करने से पहले ईवीएम की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल क्यों बेमानी हैं
और आप दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि वोटिंग के बाद ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में होती है वहां 3 स्तरों की सुरक्षा घेराबंदी होती है। पहला घेरा केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों का होता है, दूसरा घेरा स्टेट आर्म फोर्स यानी उत्तर प्रदेश की पीएसी का होता है और तीसरा घेरा राज्य पुलिस का होता है। स्ट्रांग रूम की एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी से निगरानी होती है। एंट्री के लिए लॉगबुक भी होती है जिसमें नोट किया जाता है कौन गया कौन आया, क्या निकला क्या नहीं निकला। और जब ईवीएम पर लगी सील खुलती है तो उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। ईवीएम टैंपर प्रूफ होती है, फिर इस पर हंगामा क्यों करने की कोशिश की जाती है। साल 2000 से अब तक 4 लोकसभा 122 विधानसभा चुनाव ईवीएम से हो चुके हैं। साल 2017 में चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकाथॉन आयोजित किया था, लेकिन ईवीएम हैक करने के लिए इलेक्शन कमीशन के चैलेंज को किसी दल ने स्वीकारा ही नहीं। सिर्फ एनसीपी और सीपीएम हैकाथॉन सिर्फ देखने भर आ गए थे। 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को हैक ना होने की इसी की दलील मान ली थी और अब तो वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होता है जिसमें वोटर के वोट की स्लिप प्रिंट होती है। प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रति पोलिंग बूथ पर 5 ऐसी शीट्स निकलती हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि जिसने वोट किया, जिसको दिया, वही वीवीपैट की स्लिप पे आया या नहीं। किसी एक में भी गलती हो तो शायद इलेक्शन कमीशन दोबारा पोलिंग करा सकता है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ और मशीन में बंद ये पूरे वोट बिल्कुल महफूज रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट ने हर असेंबली सेगमेंट में 5 ईवीएम वीवीपैट मशीनों से एक को वेरीफाई करने के आदेश भी दिए थे। ये बात सच है कि ईवीएम हैक होने को लेकर बड़ा मुद्दा 2009 में वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी उठाया था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से विपक्षी दल बार बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते हैं, जबकि इसी ईवीएम से वोट पाकर विपक्षी दलों की राज्यों में सरकारें बनी हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल जीती, 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती, 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, उसी साल राजस्थान में भी कांग्रेस जीती, 2018 में ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, हालांकि उनकी सरकार कुछ दिन चलकर गिर गई। 2017 में पंजाब में कांग्रेस जीती थी, 2016 में केरल में भी सीपीएम जीती और पुडुचेरी में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी जीती थी। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी जीत हुई और बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो इतने सारे विपक्षी दल अगर जीत चुके हैं तो आज ईवीएम पर फिर सवाल क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का और सबसे बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये कि एग्जिट पोल के नतीजों से क्या अखिलेश यादव डर गए हैं? नंबर 2, योगी या अखिलेश को जनता जिताएगी या ईवीएम? सवाल नंबर 3, ईवीएम पर सवाल उठाना क्या सियासी बहाना है? सवाल नंबर 4, कांटे की लड़ाई में नतीजा प्रभावित करना क्या संभव है? यही है आज हमारे सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, सीनियर एडवोकेट भी हैं, सुधीर दुबे नेता समाजवादी पार्टी, श्याम सुंदर यादव सांसद हैं बीएसपी के और एन गोपालास्वामी पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विशेषज्ञ। सबसे पहले तो मैं एन गोपालास्वामी जी के पास जाना चाहूंगी। नमस्कार सर। और मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि आप जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये सिलसिला शायद तब से चल रहा है कि हर बार विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम को जरूर कोसते हैं। ये एक रूटीन सी हो गई है हर चुनाव में। क्या इसमें कोई दम है कि हर चुनाव के नतीजों से पहले, रिजल्ट से पहले इस तरह की कंट्रोवर्सी, इस तरह की तकरार होनी शुरू हो गई है? क्या ये कहीं भी इसका कोई अस्तित्व है? क्या ईवीएम हैक हो सकते हैं? क्या ईवीएम मिसहैंडल हो सकते हैं? मैं कहना चाहूँगा ये आपने ठीक ही कहा। हर चुनाव के नतीजे आने से पहले काफ़ी कुछ लोग खास करके
विपक्ष दल में जो बैठे हैं उनका वो जीतते हैं या हारते हैं, ये बात अलग हुई, मगर सत्ता पक्ष के सामने बैठे विपक्ष के जो लोग हैं ये अक्सर उठाते हैं कि ईवीएम टैंपर हो सकता है, हुआ है, वगैरह वगैरह। ये एक रूटीन सा बन गया है बहुत सालों से। और आपने ही कहा था कि 2009 में बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा उठाई गई थी। उसके बाद जो है बीजेपी जीतती आई है, इसलिए दूसरे लोग उठाते आ रहे हैं। तो ये एक सिलसिला बन गया है। इसमें आप जितना भी आप चाहें वो कुछ ब्रेक नहीं होगा। ये एक रूटीन सा बन गया है अभी। और ये मैं कहना चाहूँगा, आपने ही जिक्र किया था कि आफ्टर दी जो वीवीपैट की चलते द थिंग हैज बिकम फार मोर वेरीफाइड। इसलिए इसमें दखलंदाजी की बात जो है बिल्कुल वाहियात बात है, उसमें कोई तथ्य नहीं है और दखलंदाजी कर भी नहीं सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वीवीपैट जो मांग थी उसमें यही बात थी कि जो वोटर वोट करता है उसको जानकारी मिलनी चाहिए कि वो अपना वोट कहाँ पड़ा। इसके लिए वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी और वीवीपैट भी अभी मिल रहा है। तो आपने ये शायद नहीं कहा, मगर 2019 का जो चुनाव है, पार्लियामेंट इलेक्शन है, उस समय वीवीपैट की जो कंपैरिजन जो हुई थी 20,625 वीवीपैट की कंपैरिजन हुई थी। उसमें कोई फेरफार और चेंजेस नहीं मिले। तो इसके चलते हुए, और आपने दूसरे चुनावों की भी जिक्र की थी, इसके चलते हुए कोई शक की गुंजाइश आई नहीं। फिर भी एक मैंने कहा, आपने भी कहा था कि एक सिलसिला बन गया है कि बिफोर द रिजल्ट्स आर आउट, स्पेशली आफ्टर द एग्जिट पोल रिजल्ट्स, इसके ऊपर सब तरह की एलिगेशंस आ जाते हैं कि उसमें कोई तथ्य नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। बहुत सही कहा आपने गोपालास्वामी जी। सुधीर दुबे जी, गोपालास्वामी जी, और मैं आपको बताना चाहती हूं कि सन 2000 से ये शुरू हुआ, ईवीएम खराब है, लेकिन अब 22 साल हो गए। अब तो ये बहाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम का जो सुरक्षा का एक सिस्टम है, और आज मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी से भी बात की थी और उन्होंने सीधा बिल्कुल साफ कह दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और सारे नंबर दिखाए गए थे, सारे नंबर समाजवादी पार्टी के नेताओं को वाराणसी में कल जहां इतना प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर दिखाए गए कि ये नंबर वो नंबर नहीं है जिसमें लोगों के वोट दर्ज हैं। ये टेस्टिंग सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए ईवीएम थे। फिर भी ये जो ईवीएम का भ्रम है, ईवीएम पर जो सवालिया निशान है, ये आपका जाता ही नहीं। ऐसा क्या हो गया? नहीं, अभी तो सही आ रहा है मुझे। तो मेरी आवाज आ रही है सुधीर जी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नाविका जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त और एक राजनीतिक दल है जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आखिर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए जहां जहां दिक्कत हो रही, जहां जहां ऐसे घोटाले की बात सामने आ रही है, वहां विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है वो अभी आप समझो, ईवीएम को हैक करने की बात जो है वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी से मिर्ची लगने लगी। अभी आप समझो, वाराणसी के मंडलायुक्त ने गलती मानी कि नहीं मानी, और मूवमेंट जो ईवीएम का कहीं भी करना है तो मूवमेंट वर्जित है, और उसके बाद भी मूवमेंट किया गया। 2 गाड़ियां भाग गई और 1 गाड़ी पकड़ी गई जिसके अंदर मशीनें पकड़ी गई। तो हमारा सवाल इस बात पे है
सवाल इस बात पे है। गौरव भाटिया जी, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जिसे ईवीएम से दिक्कत हो, लेकिन जब जीत जाए तो मना कर दे शपथ लेने से कि भाई मैं तो ईवीएम से जीता हूं, इस पर मेरा भरोसा नहीं है तो मैं शपथ नहीं लूंगा। ऐसा कभी हुआ नहीं। तो गौरव भाटिया जी, क्या ये एक प्रोटोकॉल बन गया है कि चुनाव के रिजल्ट से पहले ईवीएम पर सवालिया निशान लगाना, या सचमुच जो सुधीर दुबे जी का आरोप है कि गाड़ियों में जो ईवीएम पकड़े गए थे उसमें कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल या जो रूल्स हैं वो वायलेट हुए थे? देखिए नाविका जी, इस बात पे हमें और गर्व होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और चुनाव आते जाते हैं, लेकिन कोई भी परिणाम आए, जीत हो या हार हो, जनता का साधुवाद करना और उस फैसले को सराखों पे रख के स्वीकारना, ये हमारा चरित्र है। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए, आप दोषी है नाविका जी, मीडिया दोषी है अखिलेश यादव की आंखों में। क्यों? आपने एग्जिट पोल दिखाए, हार का जो आईना था वो सामने आया, अपनी सूरत अच्छी नहीं लगी, अब ठीकरा कहाँ फोड़े? सबसे पहले तो ईवीएम मिली, ईवीएम पे फोड़ दिया, इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया, अभी मीडिया पे फोड़ेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो भड़काने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की जनता ईश्वर को धन्यवाद दे रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया, प्रचंड बहुमत की सरकार कल आ जाएगी और ये जो अराजक तत्व हैं इनको सबक सिखा देगी। मैं इतना ही कहूंगा, अखिलेश यादव जी, आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, और कहने में बुरा लगता है लेकिन अपने पिताजी पे भी भरोसा नहीं। आपको भरोसा है किस पे? भरोसा नहीं है। अरे कल तक का इंतजार तो कर लेते। जिस तरीके से आपने, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मिस्टर सुधीर दुबे, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मिस्टर सुधीर दुबे, इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए, फिर मैं बोलूंगा। सुधीर दुबे जी, अभी तो चुनावी रिजल्ट आए नहीं है, एग्जिट पोल कई बार गलत हुए हैं, तो क्या कल आप जीत जाएंगे तब भी ईवीएम को दोष देंगे? नाविका जी, पूरी करना चाहता हूं, दोष देने वाली बात नहीं है। आपको ये चीजें समझनी होगी, आखिर हो क्या गया है इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में, कि अगर कोई बात भी उठाना चाहते हैं, अगर कोई बात भी रखना चाहते हैं, तो वो बात भी रखने का हक नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी जोर की मिर्ची क्यों लगी है? चलिए नाविका जी, मैं उत्तर देता हूं। खोट है, कहाँ इनकी मनसा, मुझे मनसा इनकी। गौरव भाटिया जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए, मिर्ची किसको लगी है मैं बताऊं। मिर्ची का रंग लाल, इनकी टोपी लाल, और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के लाल, मिर्ची तो इनको लगी है। और इनसे कहिएगा, अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, 24 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक पत्रकार ने पूछा आपने निर्वाचन आयोग को शिकायत क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा वो तो अभी मैं दूंगा। अरे कानून और संविधान में अगर आस्था होती लाल टोपी वालों, अराजक तत्वों, तो पहले इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बिना तथ्यों के, और बात कर रहे हैं अराजकता फैलाने की। दूरबीन लेके नेता खड़ा हुआ है, ये दूरबीन वाला नेता देखिए, ये ढूंढ रहा है अखिलेश यादव कहां चले गए, 10 मार्च के बाद दिखाई नहीं देंगे। और नाविका जी, मैं एक बात कहूं, जिस तरह से जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनका मनोबल तोड़ा जाता है, वो बड़ा ही दुखद है। हमें उनकी मेहनत देखनी चाहिए। कोविड के संकट में जिस निर्वाचन आयोग ने सुनिश्चित किया कि चुनाव हो, बिहार में चुनाव हो, असम में चुनाव हो, और यहां उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों में चुनाव करा रहे हैं, और ये लाल टोपी वाले केवल और केवल तोहमत लगाते हैं, और वो भी बिना तथ्यों के, बिना आधार के। ये दुखद है। मैं बीएसपी के नेता श्याम सुंदर यादव जी हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, चुनाव खत्म हो गए, 7 फेज में चुनाव खत्म हुए, सारे वोट जो हैं ईवीएम के अंदर कैद हैं। ऐसा कैसा हो गया कि अगर मुश्किल है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को है, या फिर बहन जी को भी है? आपने शायद अपना फोन म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही।
आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं शांतनु गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ। शांतनु गुप्ता जी, ऐसा क्या हो गया कि जी यादव जी आपकी आवाज आ रही है, जी बोलें। हाँ, अब ईवीएम के बारे में मैं बताना चाहता हूं, चाहे आपके गोपाल स्वामी कहें, चाहे दुनिया कहे, ईवीएम के बारे में मैंने बहुत एनालिसिस किया है, देश विदेश से बहुत आर्टिकल पढ़े हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ईवीएम कैन बी मैनेज्ड, ईवीएम कैन बी हैक्ड। जो आप बोल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दिखाया और कोई गया नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने माना, ये सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन ने राइडर लगा के दिखाया, वो जांच करने वाला, ईवीएम को चेक करने वाला जो साइंटिस्ट, जो टेक्नीशियन जाएगा, उसको कहीं से भी एक ईवीएम निकाल करके जांच करने का हक है, वो नहीं किया गया। उसके पीछे ढेर सारी चीजें हैं जिसे कि दबा दिया गया, मैं कहना चाहता हूं। दूसरी, ईवीएम कैन बी मैं कुछ कहूं यूज्ड अप टू लिमिटेड टाइम, लिमिटेड फॉर इन ए लिमिटेड स्केल। मैं आपको बता रहा हूं, लिमिटेड। देखिए, सारी ईवीएम नंबर्ड हैं, कौन ईवीएम किस बूथ पर जाएगी, किस असेंबली में जाएगी, किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी, ये पहले से फिक्स हो जाता है। और all the EVMs are under the control of Election Commission, which in turn means it is under the control of BJP. In the name of maintenance, ये सबका टेक्नीशियन का वहाँ अप्रोच होता है। मुझे बताइए, इफ इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बीजेपी, तो बीजेपी बंगाल में क्यों नहीं जीती? बीजेपी को मध्य प्रदेश में 2018 में सीटें कम क्यों आई? राजस्थान में बीजेपी क्यों नहीं जीती? मुझे बताइए ना, ममता बनर्जी ने क्यों नहीं चुनाव के बाद शपथ लेने से मना कर दिया? और 2017 में, 2019 में और कल भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई और हर बात पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। अब आप कह रहे हैं आपको ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है, आपको बीजेपी पे भी भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे भी भरोसा नहीं है, आपको क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? शांतनु गुप्ता जी, क्या ये दलील हास्यास्पद नहीं है? होती है, वो भी एक लिमिटेड स्केल पर होगी। जब अपोजिशन का वोट इतना ओवरवेलमिंग हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, उसको पार कर जाएगा, तो ईवीएम उसमें काम नहीं कर पाएगी। ऑपोजिशन का वोट ओवरवेलमिंग। तो शांतनु गुप्ता जी, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में ऑपोजिशन यानी कि कांग्रेस बीजेपी से 5 सीट आगे कैसे हो गई? इतना क्लोज चुनाव कैसे हो गया? यादव साहब को जरा समझा दें। फ्रॉम 61 to 71, फ्रॉम 70-20। यादव जी, अब आप सुन लीजिए ना, आपने जो कहा हमने सुना, अब आप शांतनु गुप्ता जी की बात सुन लीजिए, फिर मैं गोपाल स्वामी जी से पूछूंगी। जी शांतनु गुप्ता जी, जैसे पहले लोगों से मिलने आपने, देखिए मुझे आश्चर्य है नाविका, श्याम सुंदर जी जिस ईवीएम से जीत कर आए हैं, खुद जीत के आए हैं, सांसद हैं, वो लोकसभा के सिटिंग सांसद हैं, उसी ईवीएम पे वो सवाल उठा रहे हैं। और मैं सुबह से 4 डिबेट पे बैठ चुका हूं जहां बसपा के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। 3 डिबेटों ने बसपा के लोगों ने कहा ईवीएम बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनकी पार्टी लाइन भी सेट नहीं है, इनका अपना कोई अनुभव है। देखिए, मैं देश विदेश में घूमता हूं और भारत का, मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, भारत का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वर्ल्ड के चुनिंदा इलेक्टोरल प्रोसेस में से है। बल्कि मैं तो सल्यूट करता हूं इलेक्शन कमीशन को कि झारखंड के नक्सल अफेक्टेड क्षेत्रों से लेकर कश्मीर की वादियों तक जिस तरह से चुनाव होता है भारत में, वो सल्यूट के लायक है। जिस तरह आपने वरिष्ठ नेता है, मैं तो अपनी छोटी सी बात कर रहा हूँ, जो मैं रिसर्च करी वो बात बता रहा हूँ। इलॉजिकल स्टेटमेंट, ऐसे नहीं सुन पाएंगे। इलॉजिकल स्टेटमेंट। आई स्टिल से फॉरेन में ईवीएम से होता था, क्या क्या हुआ, जो कितने ग्लिचेज उसमें आए कि फॉरेन कंट्रीज को ईवीएम वापस करके दूसरे तरीके से वोट कराना पड़ा। अभी बहुत जगह फॉरेन में ईवीएम से होता है, वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग मशीन, इट कैन बी प्रोग्राम्ड इन एनी पॉसिबल वे। मुझे नहीं लगा था एक सांसद मुझे ट्रोल करेंगे।
मुझे नहीं लगा कि सांसद मुझे नहीं बोलने देंगे। मुझसे क्यों डर रहे हैं? मैं तो आपको रिसर्च बता रहा हूँ जो मैंने कही, आप बोलिएगा ना उसके बाद। अगर हैक हो सकती थी यादव जी तो आप हैकाथॉन में आ जाते, हैक करवा देते या कर लेते। ये रोज रोज सवाल उठाना कहां तक सही है? और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। सुहेल पांडे हैं नोएडा से, और नीलिमा गुप्ता जी, ये पब्लिक के सवाल हैं। भदोही से नीलिमा गुप्ता जी पूछ रही हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के सवाल हैं, शायद दुबे जी के लिए ना हो। पहले सुनते हैं ये पब्लिक के सवाल। ईवीएम में गड़बड़ी है अखिलेश जी, या आपको हार का डर सता रहा है? एग्जिट पोल आ गए हैं, एग्जिट पोल ने बता दिया कि योगी बाबा की सरकार आएगी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी रणनीति में कोई चूक हो गई हो? जितने साठगांठ आपने किए, कई सारे पार्टियों से तालमेल बैठाए और फिर चुनाव में आए, कहीं रणनीति तो गलत नहीं हो गई? मैं गुप्ता भदोही से, मेरा सवाल ये है कि हार को पास देखते हुए राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर सवाल क्यों उठाने लगती हैं? क्या ईवीएम में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव है? दुबे जी जवाब दीजिए, रणनीति गलत थी या ईवीएम? सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं गौरव भाटिया जी को। गौरव भाटिया जी अभी कह रहे थे कि 10 तारीख के बाद अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे। गौरव भाटिया जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप ये घमंड की भाषा आप छोड़ दीजिए। आपके पास ऐसा कौन सा अधिकार है जो उत्तर प्रदेश से रानी अखिलेश यादव जी को आप बाहर निकाल देंगे? आपको ये बात समझनी होगी, जो एग्जिट पोल आए एग्जिट पोल नहीं है। और कल आप शाम को फिर चैनल पर बैठिएगा और बात करिएगा कि जनता का जो जनादेश है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है। दुबे जी, जनता के सवाल का जवाब दीजिए ना कि रणनीति गलत थी या ईवीएम? मिस्टर गोपालस्वामी, आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि दूसरा जवाब जो मांगा है नीलिमा गुप्ता जी ने भदोही से, वो ये पूछ रही हैं और ये जनता का सवाल है। जब राजनीतिक दल ये सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या एक बार वोट बंद हो जाए ईवीएम के अंदर तो उससे छेड़छाड़ की जा सकती है? ह्यूमनली इज इट पॉसिबल? फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जो वाराणसी की जो बनाव बनी थी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं जिन्होंने उसके ऊपर उंगली उठाई थी, उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके अपने आदमी सभी चुनाव में जितने उम्मीदवार थे उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स वो जहां पोल्ड ईवीएम्स हैं, जिस जगह पे वो बंद थे, जहां सील लगा हुआ है, 3 फेरा लगा हुआ उसमें तो हाजिर हुए होंगे। तो उनसे पूछा इन्होंने कि उधर से कोई भी मशीन निकली कि नहीं निकली? पूछा कि नहीं पूछा? ये मैं एक सवाल बाद में आप दुबे जी के कोई भी हो उसका जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ईवीएम की टैंपरिंग की बात जो है बिल्कुल गलत बात है। ये बार बार इस वास्ते उठाए जा रहे हैं कि ताकि लोगों को लगे कि भाई मैं जीत, और ये भी एक बात है, जब जीत जाएंगे तब कहेंगे कि जनता ने हमें वोट दिया, जब हार जाएंगे तब कहेंगे जीत। ईवीएम ने मुझे हमारी पार्टी की सिचुएशन बहुत जीतने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सवाल उठा रहा हूँ। नहीं, एक और सवाल करूंगा। सवाल है यादव जी, गोपालस्वामी जी आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश तो कर लीजिए। उन्होंने उनको एक्सपीरियंस है ईवीएम हैंडल करने का। अभी दुबे जी ने कहा कल शाम को हम जीत जाएंगे। अब कह रहे हैं कि उसमें हैकिंग हो सकता है। कल शाम को आप जीत जाओगे तब मान लोगे कि हमने हैक करके जीता? ये क्या बात आप लोग कर रहे हैं जरा। अच्छा, दूसरी बात, साहब ने कहा था कि विदेशों में ये इस्तेमाल बंद हो गया है। बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ जर्मनी में उन्होंने बंद इसलिए किया। एक मिनट मुझे सुन लीजिएगा, एक मिनट सुन लीजिएगा। जहां जर्मनी में ये ईवीएम का उपयोग बंद इसलिए हुआ था
इनके कायदे में उसका प्रावधान नहीं था। जैसे हमारे यहाँ भी था 1982 में जब इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी कायदे में उसका कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसके बाद कायदे में प्रावधान किया गया था, उसके बाद उसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। ऐसी ही बात जर्मनी में हुई, ऐसी ही बात जो है आयरलैंड में हुई। तो जर्मनी प्रावधान नहीं कर सकता था, जर्मनी प्रावधान नहीं कर सकता था, उसका कर सकते हैं मगर उनकी मर्जी की बात है ना, उनकी मर्जी की बात है। वो विड्रा ही किया, वो प्रावधान करके ईवीएम चालू करता गोपाल स्वामी जी। जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट इज वेरी लाफेबल, इट इज वेरी रिडिकुलस। एमपी होके पास किया, एमपी होके यानी कि पार्लियामेंट में एक कायदा पास हुआ। आप ना बोल सकते थे, इलेक्शन कमीशन एट रैंडम, इलेक्शन कमीशन एट रैंडम 5 मशीन चुनने दे। नेताजी आप तो पूर्व सीईसी को ही नहीं सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं हैक हो सकता है। आप उसी ईवीएम से चुनकर आए सांसद बने, आप ही को भरोसा नहीं है। कमाल है, तो ना लेते शपथ आप, ना बनते आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिस मशीन के द्वारा गिनती में वोट आपके ज्यादा आए, उसी मशीन ने आपको सांसद बनाया। आज उसी से सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। मैं जनता के सवाल उठाना चाहती हूँ। ये सवाल पब्लिक का शो है। समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि हर ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाने के बाद साइन किया जाता है और मशीनें गिनकर रखी जाती हैं। क्या जो मशीन पकड़ी गई बताई जा रही है उसका कोई नंबर है और किसी कार्यकर्ता, नेता या अधिकारी के साइन हैं? अनिल धवन दिल्ली से पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से, ईवीएम पर अविश्वास का बहाना नतीजे आने के पहले क्या ये नहीं दर्शाता कि अखिलेश जी में आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए 10 मार्च के शाम के लिए भूमिका बना रहे हैं? और तीसरा सवाल शिव कुमार प्रसाद लखनऊ से पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, बाबा जेल में होंगे या केसेस आजम खान के विड्रॉ होंगे? और ये सवाल शिव कुमार प्रसाद पूछ रहे हैं। तो दुबे जी जवाब दीजिए, ये कल के लिए भूमिका बांधी जा रही है आज ही? नाविका जी देखिए, लखनऊ के अंदर और बनारस के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ईवीएम मशीन पकड़ी गई और ईवीएम मशीन को आप इस तरह से मूवमेंट नहीं कर सकते। आप प्राइवेट गाड़ी के अंदर जिस तरीके से ईवीएम मशीन का मूवमेंट कर रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी पकड़ ली और 2 गाड़ियां भागने में सफल हुई। इससे ज्यादा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेलना चाहती है। पहले उन्होंने एग्जिट पोल, उनका जो आईटी सेल है उसके द्वारा प्रायोजित एग्जिट पोल उन्होंने न्यूज चैनलों को दे दिया। उसके बाद वो इस तरह की गड़बड़ी करके चुनाव को जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी है, प्रत्येक नेता को इस बात का पता चल चुका है। तो एग्जिट पोल भी मैनिपुलेट हो गए गौरव भाटिया जी, एग्जिट पोल भी मैनिपुलेट हो गए, ईवीएम भी मैनिपुलेट हो गए। आपने ठीक ही कहा था, पहले मीडिया फिर इलेक्शन कमीशन। बीजेपी तो हमेशा से ही विलन है। तो जवाब दीजिए सुधीर दुबे जी को, उनको किसी पर विश्वास नहीं। देखिए नाविका जी, मैं फिर कहूंगा, जब अपने अंदर विश्वास नहीं होता है, विश्वास की कमी होती है, तो दूसरों पे भी आप विश्वास नहीं कर पाते। यही अखिलेश यादव जी की कहानी है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह दूं, मैं बसपा के सांसद जी को सुन रहा था और दर्शकों को सच्चाई ज़रूर पता होनी चाहिए, खासकर टाइम्स नाउ नव भारत में। जब 2019 के चुनाव हुए तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 नहीं 5 वीवीपैट जो मशीन है उनको वेरीफाई किया जाएगा। और आपको मालूम है 20,625 वीवीपैट की जो मशीन्स थी उनकी स्लिप को गिना गया और एक में भी 1 वोट का अंतर नहीं पाया गया। ये विश्वसनीयता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो गोपाल स्वामी जी भी कह रहे थे। दूसरी बात, बसपा के सांसद गलत तथ्य रख रहे हैं। हमारे यहाँ की ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती हैं और आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि हैकाथॉन में ये लोग क्यों नहीं गए थे। और बल्कि आपके चैनल से मैं कहूँगा, अगर इनका मानना यह है कि ईवीएम हैक हो जाती है
तो बेईमानी से क्यों जीत के अखिलेश यादव सांसद बने हुए हैं? उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। 10 सांसद बसपा के हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और मैं यही कहूंगा, जैसे पत्थर के हाथी चल नहीं सकते हैं, वैसे ही ईवीएम भारत में हैक नहीं हो सकती हैं। लेकिन ये लोग मुंगेरी लाल हैं, इनको सपने देखने हैं, ख्वाब देखने हैं। एक दिन की बात और है, इनके ख्वाब बने रहे, एक दिन की खुशी है। कल हम सब बैठे होंगे और ये लोग गायब होंगे चर्चा से, आप देखिएगा। मैं पढ़ना चाहती हूं, 2 सवाल आ रहे हैं पब्लिक के। राहुल सिंह गोरखपुर से पूछ रहे हैं, चितरंजन सिंह दिल्ली से पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये 2 सवाल और फिर मैं शांतनु गुप्ता जी के पास जाऊंगी। हमने एग्जिट पोल देखे, एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि सर, क्या आपकी राजनीति या रणनीति में कुछ गड़बड़ी हो गई जो आप इस बार सरकार नहीं बना पाए और योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते हुए फिर से दिख रहे हैं? नमस्कार, टाइम्स नाउ। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। ईवीएम का मतलब आपके हिसाब से इनकी वाली मशीन है जब आप चुनाव हारते हैं, ऐसा क्यों? आपने ईवीएम को इनकी वाली मशीन क्यों बना दिया है? दुबे जी, सवाल पूछ रही है पब्लिक। अपने पे भरोसा रखिए, आपकी वाली मशीन बन जाएगी। देखिए, चितरंजन सिंह जी को मैं कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो सवाल है वो ईवीएम पे सवाल अभी नहीं उठाया गया है। अभी सवाल सिर्फ इस बात पे उठाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2 जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने ईवीएम का मूवमेंट पकड़ा और बनारस के मंडलायुक्त ने खुद, पर चुनाव आयोग ने जवाब भी तो दिया है आपको। जवाब पर विश्वास नहीं है शांतनु गुप्ता जी? टीका होता है तो भी बीजेपी का हो जाता है, ईवीएम होती है तो भी बीजेपी की हो जाती है। क्या है, सब कुछ बीजेपी ने ही बनाया? तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हम जाकर के जहां ईवीएम मशीन रखी गई है वहां की निगरानी करें और वहां पे जाकर के अपने कार्यकर्ताओं से कहा शांतिपूर्वक उनकी निगरानी करें, इसमें क्या ऐतराज है किसी को? नहीं, निगरानी करें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन कल जो इतना सारा प्रोटेस्ट किया था, इतना बड़ा प्रदर्शन किया था, उसकी जरूरत नहीं थी। क्यों शांतनु जी? प्रदर्शन इस बात पे किया गया था नाविका जी कि वहां पर कार्यकर्ताओं को भटकने नहीं दिया जा रहा था, कार्यकर्ताओं को और वहां के जो प्रत्याशी थे उनको बार बार वहां से भगाया जा रहा था। इसका नाविका जी, जो गोपाल स्वामी जी ने एक बात कही, मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, शायद वो बात उतनी सुनी नहीं गई कि ईवीएम में, मैंने आज एक ट्विटर थ्रेड भी लिखा है, ईवीएम के प्रोसेस में 7 या 8 बार ऐसी जगह है जहां पे पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशियों का साइन होता है। जब ईवीएम मशीन का रैंडमाइजेशन होता है, जो किस बूथों में जाएंगी तब होता है साइन। जब ईवीएम मशीन चेक होती है, उसका ट्रायल होता है, तब चेक होता है। जब वो सील होती है तब साइन होता है। जब वो स्ट्रॉन्ग रूम में जाती है तब साइन होता है। जब वो खुलती है तब साइन होता है। हर पोलिंग राउंड के बाद साइन होता है। जब डिक्लेयर होती है तब साइन होता है। इन 8 जगहों पे पॉलिटिकल प्रत्याशी के, हर पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशियों का साइन होता है। तो जो ये ईवीएम मशीन निकली, ये कौन से स्ट्रॉन्ग रूम से निकली? ये खड़े नहीं थे क्या वहां पे? दिखाए कौन से नंबर थी? वो साफ ट्रेनिंग की मशीनें थी, पता भी लग गया उनके। तो केवल अफरा तफरी मचाने के लिए कहना हम क्रांति मचा देंगे, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान देना कि कल जब हारने वाले हैं तो शाम को सड़कों पे आ जाना, खूब अफरा तफरी करना, खूब शोर मचाना, पुलिस लाठी बांधेगी तो देखना योगी आदित्यनाथ ने मार दिया। ये वो बेसिकली प्रेरणा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक अखिलेश यादव के स्तर के नेता के लिए बहुत छोटी राजनीति है। बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। खुद उसी ईवीएम से बनके मुख्यमंत्री बने हैं, खुद उस ईवीएम के द्वारा आजमगढ़ से सांसद हैं। देखिए, कभी पुलिस, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ पब्लिक से, और आज पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है और ये पब्लिक जो है ये सब जानती है। जब बहाने सुनती है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये बहाने क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से आज अपने दर्शकों को कहना चाहती हूं, एग्जिट पोल गलत भी हुए हैं, ऐसा भी इतिहास में देखा गया है। और यह भी हम जानते हैं कि किसी को भी नेता चुना जाता है तो वो पब्लिक चुनती है, किसी की भी सरकार आती है तो वो पब्लिक का मत होता है। और ये पब्लिक का मत जो होता है, ये पब्लिक जो है ये सब जानती है। तो क्यों ईवीएम पर इतने प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं? और मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहती हूं कि कल चुनाव के रिजल्ट आने हैं, कुछ भी हो सकता है। हमें कम से कम इस वक्त 12 घंटे पहले या कहें
कि 11 घंटे 23 मिनट पहले इस तरह के सवाल ना उठाने चाहिए जो लोकतंत्र पे लोगों का विश्वास कम करे। कल चुनाव के रिजल्ट आएंगे, कौन पास कौन फेल कल ही पता चलेगा जब ईवीएम खुलेंगे। लेकिन मैं इतना बता सकती हूं कि हम टाइम्स नाउ नवभारत पर सुबह 6 बजे से आपके लिए लेकर आएंगे विश्लेषण, मैप्स, कौन सीट आगे कौन सीट पीछे, आपके गांव में आपके शहर में क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपके स्क्रीन पर होगा। पहला चुनावी रिजल्ट 8 बजे आएगा, लेकिन 6 बजे से शुरू होकर हम आपको ये बताएंगे कि क्यों ये चुनाव है सबसे जरूरी। लेकिन आज ईवीएम का बहाना चला तो मैं आपसे साझा करना चाहती हूं कि आज थोड़ी देर पहले यानी दोपहर में मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी से एक इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू में ये सारे सवाल पूछे थे जो आज विपक्ष पूछ रहा है। आइए सुनते हैं उस इंटरव्यू के अंश और इलेक्शन कमीशन में क्या रणनीति थी और क्या जवाब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उनसे जो ईवीएम पर सवालिया निशान लगाते हैं। Hello and welcome to Frankly Speaking, and today joining me is Chief Election Commissioner Mr. Sushil Chandra. How are you feeling? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की दिल की धड़कनें थोड़ी तेज होती है काउंटिंग डे से पहले, क्या आप भी आज थोड़े टेंस हैं, स्ट्रेस्ड हैं? हम लोगों को टेंशन का कोई सवाल नहीं होता क्योंकि हमारा पूरे पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अभी एक लास्ट फेज रह गया है जिसमें कि काउंटिंग होनी है। उस काउंटिंग के पूरे ही इंतजाम किए जा चुके हैं और कंप्लीट उसकी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं और इसलिए हमारे को इस समय टेंशन का कोई सवाल नहीं होता। और जो भी इसकी प्रक्रिया है काउंटिंग की, वो सभी लोगों को उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये पूर्णतया निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होगी, तो इसलिए कोई इसमें टेंशन का सवाल नहीं है। हाँ, प्रिपेयरनेस की जरूर पूरी आवश्यकता है जो कि पूरी तरह से की जा रही है। मिस्टर सुशील चंद्रा, आई वांट टू आस्क यू, आप कह रहे हैं पूरी प्रिपेयर्डनेस है, ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन कल से जो आम लोगों को टेलीविजन पर दिख रहा है और हमने इस पर रिपोर्ट भी किया है कि वाराणसी के एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर बहुत प्रोटेस्ट हुए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया है ईवीएम पर और काउंटिंग की प्रक्रिया पर। उन्होंने अपने 300 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है कि हर काउंटिंग सेंटर पर और हर स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर वो खुद पहरेदारी देंगे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है। और तीसरी बात, कुछ बरेली में डस्टबिन में भी ईवीएम्स मिले हैं। तो ये हर चुनाव से पहले ईवीएम पे ये सवालिया निशान क्यों होता है? देखिए, सन 2004 से ईवीएम इस देश में लगी हुई है और हर व्यक्ति 2004 से इस पर वोट का अधिकार यूज़ करता है और अब तक करीब 360 करोड़ लोग इसका यूज़ कर चुके हैं डिफरेंट पोलिंग उसमें, और हर में हमेशा काउंटिंग होती है, ठीक तरह से काउंटिंग होती है। सभी लोगों ने, जितने भी सीएम हैं या और एमपीज हैं, दे हैव टेकन ओथ ऑन द सेम रिजल्ट विच हैव बीन गिवन बाय दिस पर्टिकुलर ईवीएम एंड वीवीपैट। और 2019 से तो हम लोगों ने वीवीपैट का सारे ही पोलिंग बूथ पर इंतजाम किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसको वोट दिया है और उसके बाद आप विश्वास करते हैं, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। और यही एक काउंटिंग की प्रक्रिया है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट मौजूद होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का मौजूद है, दूसरी पार्टी का मौजूद है, ऑब्जर्वर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। सबके सामने इसका चेकिंग किया जाता है, सबके सामने काउंटिंग की जाती है और हर राउंड के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसकी काउंटिंग दी जाती है जो कि एक्सेप्ट की जाती है सभी लोगों के द्वारा। लेकिन कुछ जगह कहीं कहीं लोग भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि वो एक ईवीएम बनारस की जो आपने बात की है, दैट वाज ए ईवीएम विच वाज बीइंग टेकन फॉर ए ट्रेनिंग पर्पजेस। बिकॉज ईवीएम, देखिए, पोलिंग की एक ईवीएम होती है जो कि पोलिंग के बाद हम लोग उसको बंद कर देते हैं और उसमें 3 टियर सिक्योरिटी होती है और एक वीडियो कैमरा भी होता है बाहर, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भी वहाँ पर रहते हैं। सीएपीएफ होती है, पुलिस फोर्स होती है। दैट नो ईवीएम ऑन विच ए पोलिंग हैज बीन मेड, वोट हैव बीन कास्टेड, कैन बी टेकन आउट of the strong rooms and the warehouses without the permission of all the political parties who are present there. So no EVM, no VVPAT can go out of that particular room without any presence of the political parties. But there are some other EVMs which are being used for demo purposes also.
हम लोग गांव में भी जाते हैं, लोगों को शिक्षित भी करते हैं, वो मशीनें भी दिखाई जाती हैं वो डेमो के लिए कि लोग कैसे यूज़ करें। सिमिलरली ट्रेनिंग के लिए कल की जो वारदात है उसमें डेमो का तो कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि पोलिंग तो हो चुकी थी आखिरी फेज इसे खाली ट्रेनिंग के लिए, ये केवल ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो और ट्रेनिंग की अलग दिन पहले होती है काउंटिंग कुछ लोगों की जो ट्रेनिंग, क्योंकि वहाँ का फेज परसों ही 7 को ही खत्म हुआ था, लास्ट फेज वाज डन ऑन 7, so it was being done over a training for the officials of that particular district, it was not for the other persons. So said how can we count it, so their machines were absolutely separate. क्या इन पर कोई निशान होते हैं जो बता सकते हैं कि कौन से ऐसे ईवीएम मशीन हैं जो ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जिनमें वोट सारे कैद हैं? देखिए इन सबके नंबर होते हैं नाविका जी, और इसलिए रात को जब सभी लोग इकट्ठे हुए तो उनको बताया गया कि आप नंबर चेक कीजिए कि ये मशीन कौन सी मशीनें हैं। वो सब लोग इकट्ठे हुए, उनको सारे नंबर चेक कराए गए, उसके बाद वो सेटिस्फाई हुए कि हाँ ये वो मशीनें नहीं हैं जहाँ पर कि पोलिंग हुई है, ये मशीनें ट्रेनिंग के लिए यूज़ हुई हैं। तो ट्रेनिंग भी कराना आवश्यक है और डेमो कराना भी आवश्यक है। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कभी किसी पोलिंग वेयर हाउस से जहाँ पर वोट हो चुके हैं वहाँ से निकल कर बाहर आई हो, ये आज तक ही नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब सेटिस्फाइड हैं, तो इतने सवालिया निशान क्यों उठा रही है समाजवादी पार्टी? देखिए आज तक कितने दिन से ये चल रही है, मैंने जैसे आपको बताया 2004 से, लेकिन देखिए कहीं भी कोई चीज़ होती है तो भ्रम फैलाने के हिसाब से जो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये भी कह सकें कि भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका पूरा एक पक्का एसओपी है जिसके आधार पर काउंटिंग होती है और किसी को भी भ्रम फैलाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी, और जो भी कम्युनिकेशन है दैट विल बी डन इमीडिएटली अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू। लेकिन बरेली में डस्टबिन में जो ईवीएम नहीं पाई गई, आई थिंक बैलेट पेपर, इट वाज नॉट अ बैलेट पेपर आल्सो। हम जब भी मशीन को, ये बरेली में नहीं था, बस्ती का है शायद ये जो आप जिक्र कर रही हैं, वहाँ पर क्या हुआ था, ये मशीन होती है उसको कमीशनिंग करने से पहले जब ये सिंबल लोडिंग की जाती है वीवीपैट में, उसके बाद उसको ट्रायल किया जाता है कि सही है नहीं है, और वो भी सब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ही किया जाता है। ये नहीं कि कोई वीवीपैट और ईवीएम पर कोई भी चीज़ सब पॉलिटिकल पार्टी के सामने की जाती है, ये कभी अकेले नहीं की जाती है। तो जब वो मशीनिंग कमीशनिंग से पहले जब उसमें देखा गया कि सिंबल सही तरह से लोड हो गए हैं, उस तरह की कुछ पर्चियाँ थी और उसको ईसीआई का एक पूरा एसओपी है कि दिस शुड बी श्रेडेड। एक्चुअली उस ऑफिसर ने श्रेड नहीं किया था और उसको इसी तरह से फेंक दिया था कि दे आर नॉट द पोल्ड पर्चीज। With the result, as soon as we have come to know, we have suspended that officer, and that was not again the polled purchase at all. That much we can assure you. We can make a very categorical statement about it, that anything which has been voted, which has been polled, is strongly safe, secured, transparent, and is in front of each and every political party. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, मैं आपसे सवाल जो पूछना चाहती हूँ वो ये, और ये हमने बंगाल के चुनाव में भी देखा था और आज तक इस बात पर तू मैं चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि चुनाव की काउंटिंग वाले दिन और उसके बाद वायलेंस हुई थी। ये वायलेंस और इस लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है, ये क्यों हुई, ये ईवीएम पर सवालिया निशान था इसलिए हुई? तो इसीलिए पूछना चाह रही हूं, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का सवाल खड़ा किया जा रहा है, एक लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इल्जाम लगा रही है, आरोप लगा रही है ईवीएम पर और कह रही है इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है, तो ये एक सवालिया निशान इस पर भी लगाता है कि जब रिजल्ट आएंगे तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? क्या हम बंगाल जैसी वायलेंस देखेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं देखी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, काउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को चेक किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डायरेक्शन दी थी उसके हिसाब से पूर्णतया इसको फॉलो किया जा रहा है। और जो वीवीपैट है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 5 वीवीपैट चेक की जाती हैं और हमने पिछले इलेक्शंस में भी इनको चेक किया, एक भी गलती नहीं पाई गई। इट मीन्स इट इज़ एब्सोल्युटली सिंक विद दैट। The person should have to accept it actually. That is my point to you, that all political parties will have to accept the result which has been given by the EVM. It is not the result given by the EVM, it is the result given by the voters of this country. And that we should adopt it and we should accept it with all humility and with all confidence at our command on that particular thing. तो आप कह रहे हैं कि ये जो ईवीएम पे इस वक्त सवालिया निशान हो रहा है, ये रिजल्ट आने से पहले लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे? अब ये देखिए, ये उनका अपना आकलन है इसके बारे में,
और आप लोग अपने एग्जिट पोल देते हैं और उनका आकलन है। हमारा काम एज ए फैसिलिटेटर, ECI I always see as a facilitator and regulator with the aim of that all the voter can cast their vote in a perfect atmosphere. There should be absolutely proper facilitation to the voter to cast the vote. There should be absolutely proper consideration of all the genuine difficulties of the political parties, because they are the stakeholders into this. So as far as the election commission is concerned, election commission ने हर political parties को जो भी उनका concern था सुना है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, और उन्होंने हमसे अगर आज का टाइम मांगा है, 2 घंटे पहले भी टाइम मांगा है, तो हमने उनको टाइम दिया है और सुना है और उनकी उचित डिमांड पर कार्यवाही भी की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को ट्रांसफर किया गया है। वाराणसी में रीपोल होगा? रीपोल की क्या आवश्यकता है? रीपोल की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें। ये भ्रम या ये डाउट लोगों के मन से जाता क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी और अहम इसलिए है क्योंकि हर चुनाव में ये फिर अपना सर ऊंचा करता है और फिर एक प्रोसेस में सब सोचते हैं कि अगर आपका फोन हैक हो सकता है, अगर आपका ईमेल हैक हो सकता है, ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम भी हैक हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने कितनी बार कहा कि अगर किसी को भी हैकाथन वाज आल्सो अरेंज्ड इन द ECI कि कोई भी हैक करके दिखाए इसको, नो पार्टी टर्न अप। आप इंजीनियर भी हैं? मैं इंजीनियर भी हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है नाविका जी। हैक कोई चीज़ तब होगी जब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी एमिनेट होगी, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी एमिनेट ही नहीं होती है, इसलिए इसको क्वेश्चन का हैक। आपका घर का माइक्रोवेव हैक नहीं हो सकता, आपके घर का फ्रिज हैक नहीं हो सकता, आपका टेलीफोन क्यों हैक हो सकता है? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी एमिनेट हो रही है और उन चीज़ों में कोई फ्रीक्वेंसी एमिनेट ही नहीं होती है, सो नोबडी कैन हैक इट। Therefore, it's an absolutely safe machine, and I would say that each and every citizen of this country should feel pride that India has taken a lead, India has taken a leap in the direction of these EVM machines, and which are giving absolutely correct result. Otherwise, you just let me know whether any CM or any MP has ever said that I will not take oath because I have won from the EVM. तो एक कमेटी सेट की थी और उसने इस चीज़ को बहुत क्लियरली एक फाइंडिंग दी थी। उसके बाद हमने 2019 में एक अपनी इंस्ट्रक्शन भी निकाली थी कि मल्टी फेस जहाँ पर भी होगा, तो अगर किसी दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में कोई आदमी या कोई भी प्रचार कर रहा है इस चीज़ के बारे में, ही विल नॉट मेंशन अबाउट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सीकिंग द वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी or the first phase, sorry, not the constituency, first phase. So that should be segregated actually. So because पर ये constituency wise थोड़ी वोट मांगे जाते हैं। आप अगर एक फेज की constituencies हैं और अगला फेज 2 दिन बाद है, तो आप 20 किलोमीटर दूर कहीं पर अपना रैली अगर कर लें, आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो रूल है, ये कहीं ग्रे एरिया हो जाता है टू इम्प्लीमेंट। आई थिंक देयर इज सम नीड टू रिविजिट दिस पर्टिकुलर रूल। तो ये कब होगा, क्या टाइम फ्रेम रहेगा? देखिए, मैं टाइम फ्रेम इसके लिए नहीं बता सकता, बिकॉज दैट विल हैव टू बी अगेन एंड फॉर चेंजिंग, बिकॉज दिस इज अंडर रूल अंडर सेक्शन 126 ऑफ द RP एक्ट। सो फॉर दैट द RP एक्ट विल हैव टू बी चेंज्ड ऑल टुगेदर। सुशील चंद्रा जी, एक जो कांस्टेंट आरोप लगता है इलेक्शन कमीशन पे कि आप हमेशा फेवर करते हैं रूलिंग पार्टी को, वो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हो या तमाम कानून उनके हाथ में होता है, तो कहीं ना कहीं, और इस केस में अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लें और सेंटर में, दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। क्या इलेक्शन कमीशन पर कहीं ना कहीं एक दबाव होता है? नहीं, ये एक आपने ये बोला, ये बहुत ही निराधार है, बल्कि मैं नहीं कहूँगा, मैं इसको बिल्कुल निराधार कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर पर आपकी अपॉइंटमेंट तो सरकार करती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सरकार तो सभी की अपॉइंटमेंट करती है, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर पोस्ट पर होते हैं, देन यू आर गवर्न्ड बाय दैट आर्टिकल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप चीज़ों को देखें, क्योंकि हर चीज़ के पीछे देखना पड़ेगा कि हमने किसके खिलाफ कार्यवाही की, किसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की, क्या एक निष्पक्ष तरीके से ECI ने काम किया या नहीं किया, तो आप खुद देखेंगे कि अगर हमने किसी भी MCC का कहीं वायोलेशन किया गया है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी द एक्शन हैज़ बीन टेकन। विल देयर बी स्पेशल measures that will be taken so that we don't see violence, because थोड़ा सा एजीनेस, रेस्टिवनेस नजर आ रहा है कुछ इलाकों में? तो yes, commission is taking all precautions for that, and commission has taken all measures,
and we are in directly touch with all the DOs and the police officials over there, and we have deployed CAPF also in counting centers, and all necessary measures are being taken so that it should be absolutely peaceful counting also, and we will take all measures. Any special message to political parties? Political parties, I would say that they should be absolutely have a faith in our voters. They should accept the verdict which is given by the voters, and they should not become edgy they should not blame any other persons, I think, except their own governance issues. That's all. यकीन हो तो कोई रास्ता निकल आता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। तो मुझे यकीन है और मुझे पक्का यकीन है कि जो भी कमीशन ने स्टेप्स लिए हैं और उसके हिसाब से जो और भी एक दिन के अंदर और लिए जाएंगे, पूर्णतया ये पीसफुल इलेक्शंस होगा और इसमें सही और निष्पक्षता पूरी तरीके से इंक्लूडेड है, और ये पूर्णतया इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव एंड सेफ इलेक्शन जो मैं लेकर चला था कि माई वोट एंड माई वोटर्स बोथ शुड बी सेफ, दैट विल बी देयर। जाते जाते एक ह्यूमरस हास्य सवाल पूछना चाहती हूँ। आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आजकल उत्तर प्रदेश में तो एक ही सवाल चल रहा है, आएगा तो क्वेश्चन मार्क। आपके हिसाब से कौन आ रहा है? मैं तो बता ही नहीं सकता, ये तो आप ही बता सकती हैं। आपने एग्जिट पोल किए हैं, मैं तो खाली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो एक फैसिलिटेटर हूँ कि वोटर को मशीन तक पहुँचाता हूँ, मशीन को काउंट करवाता हूँ। बाकी तो अल्टीमेटली एक कॉमन मैन ही है जो बताएगा कि कौन आएगा। सुशील चंद्रा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बेबाक तरीके से सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच नाविका जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।